प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अंकेक्षक के दायित्व, लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। जैसा कि आप जानते हैं, अंकेक्षकों की नियुक्ति समझौते या किसी कानून के तहत की जा सकती है। समझौते के तहत अगर नियुक्ति है तो दायित्व भी समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित होंगे, और अगर किसी कानून के अंतर्गत नियुक्ति होती है तो उसका दायित्व भी उस कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दायित्व मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व का मतलब जिसमें अगर दोषी पाया जाएगा व्यक्ति तो उसको क्षतिपूर्ति या जुर्माना देने का कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। और दूसरा होता है क्रिमिनल लायबिलिटी, जहाँ पर उसको सज़ा भी देने का प्रावधान होता है, सापराध दायित्व माने जाते हैं। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर का चैप्टर ले रहे हैं। दो तरह की लायबिलिटी होगी, सिविल और क्रिमिनल, और इनके संबंध में जो केस हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो अंकेक्षक के दायित्व में दीवानी दायित्व, जिसमें न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर जुर्माना या क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। जो दीवानी दायित्व हैं वो दो तरह के होंगे। एक तो एम्प्लॉयर नियोक्ता के प्रति, और दूसरा होगा तीसरे पक्षकार के प्रति। नियोक्ता और तीसरे पक्षकार के प्रति दीवानी दायित्व उत्पन्न होगा। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है उसको आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट लिख रखा है, नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व लापरवाही के लिए दायित्व उत्पन्न होगा। चूँकि अंकेक्षक जब अपना कार्य करता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वैसी ही परिस्थितियों में एक अन्य अंकेक्षक या उसी पेशे के व्यक्ति द्वारा जितनी चतुराई और सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो अपेक्षा अंकेक्षक से भी की जाती है। अगर वो अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाह पाया जाता है तो जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता हैं, उनको उसकी लापरवाही की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई का आदेश कोर्ट अंकेक्षक को दे सकता है। तो लापरवाही का दायित्व तो अंकेक्षक का स्थापित करने के लिए इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि अंकेक्षक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य है। कोर्ट की भाषा में वादी का मतलब होता है जो व्यक्ति कोर्ट में एप्लीकेशन या केस फाइल करता है वो वादी कहलाता है, प्लेंटिफ कहलाता है। और जिसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में आपने केस दायर किया है वो प्रतिवादी कहलाता है, रेस्पोंडेंट कहलाता है, रेस्पोंडेंट कहलाता है। तो अंकेक्षक का नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व, पहली स्थिति ये कि वो अगर लापरवाह है अपने कार्य के प्रति तब उत्पन्न होगा। लेकिन लापरवाह है या नहीं है इस चीज़ को स्थापित करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अंकेक्षक का वादी जिसने केस फाइल किया है उसके प्रति कर्तव्य होना चाहिए। फिर अंकेक्षक द्वारा उचित सावधानी और चतुराई का अभाव रहा है जिसके कारण से वादी को नुकसान हुआ है, हानि हुई है। लापरवाही के अभाव में अगर हानि होती है या हानि के अभाव में लापरवाही हुई है तो ऐसी स्थितियों में अंकेक्षक पर किसी भी तरह का दीवानी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो जैसे हानि के अभाव में लापरवाही या लापरवाही के अभाव में हानि के केस में आपने देखा होगा, किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस था कि मैनेजर ने अंतिम स्टॉक को कृत्रिम तरीके से बढ़ा दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया और लाभांश का वितरण हो गया, मीन्स पूंजी में से लाभांश का वितरण हो गया। तो अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा कंपनी की इस हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि अंकेक्षक ने स्टॉक की मात्रा व मूल्य सही है उसके संबंध में मैनेजर से प्रमाण पत्र ले लिया था।
और न्यायालय ने ये घोषित किया कि अंकेक्षक स्टॉक के संबंध में मैनेजर के प्रमाण पत्र पर विश्वास कर सकता है। तो अगर लापरवाह नहीं है और फिर कोई हानि होती है तो आप अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इसी तरह से लापरवाह है वो, लापरवाही की है लेकिन संस्था की संपत्तियों को कोई हानि नहीं हुई है तो भी हम उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। जैसा कि लिवरपूल एंड विगन सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड के केस में हुआ था। अंकेक्षक को अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया गया, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि उसकी लापरवाही की वजह से कंपनी की संपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, उसने लापरवाही बरती जिस वजह से हानि हुई है, तो अंकेक्षक नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर दीवानी दायित्व मुकदमा किया जा सकता है। कर्तव्य भंग, लापरवाही और कर्तव्य भंग में डिफरेंस है। लापरवाही का मतलब आपने उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग नहीं किया है, और कर्तव्य भंग का मतलब जो काम आपको करना था वो काम ही नहीं किया है। तो अंकेक्षक से कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना हम उसी स्थिति में वसूल कर सकते हैं जबकि ये चीज़ें प्रमाणित हो जाएं। कौन सी? वादी के प्रति उसका कर्तव्य था, उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया और इस वजह से वादी को कोई हानि उठानी पड़ी है, तो अंकेक्षक पर दीवानी दायित्व किया जा सकता है। कर्तव्य भंग के संबंध में लंदन एंड जनरल बैंक केस बड़ा फेमस है। चिट्ठे में बैंक की संपत्तियों को अधिक मूल्य पे दिखाया गया, लाभांश पूंजी में से बांट दिया। तो अंकेक्षक ने अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें इस तथ्य को प्रकट नहीं किया तो उसको कर्तव्य भंग का दोषी माना गया। सिमिलर केस हुआ था यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद में, जिसमें बैंक के मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों को अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर लोन दे दिया तथा उसने बैंक की राशि का जो लोन था विनियोग व्यर्थ की प्रतिभूतियों में किया, और इस गलती को छुपाने के लिए पूंजी में से बैंक ने डिविडेंड बांट दिया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंकेक्षक कर्तव्य भंग के लिए दोषी है क्योंकि उसने आंखों पे पट्टी बांधकर अपना कार्य किया और मैनेजर द्वारा प्रस्तुत लेखों को पास कर दिया। यदि वो कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता तो वास्तविक स्थिति का उसे पता चल जाता। तो अगर अंकेक्षक कर्तव्य भंग के लिए दोषी है तो नियोक्ता उस पर दीवानी दायित्व कर सकता है। इसी तरह से कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत भी प्रविवरण में दिए गए मिथ्या कथन के संबंध में भी अंकेक्षक पर दीवानी दायित्व किया जा सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 35 के अनुसार कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण जो प्रॉस्पेक्टस होता है में एक अकाउंटेंट जो अंकेक्षक भी हो सकता है के द्वारा विशेषज्ञ की हैसियत से कोई अनट्रू स्टेटमेंट दिया जाए, मिथ्या कथन हो, तो वो उस प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी होगा जिसने प्रविवरण पर विश्वास करके कंपनी के शेयर या डिवेंचर्स को खरीदा है या उनको खरीदने के लिए आवेदन किया है। तो इस तरह से नियोक्ता के प्रति अंकेक्षक का दीवानी दायित्व 3 स्थितियों में उत्पन्न होगा: लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, और कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत अगर प्रविवरण में मिथ्या कथन दिया है तो वहाँ पर भी उसका दायित्व उत्पन्न होगा। तीसरे पक्ष के प्रति जो दीवानी दायित्व है थर्ड पार्टी के प्रति, तो थर्ड पार्टी के लिए दीवानी दायित्व लापरवाही के लिए दायी नहीं होगा। मीन्स अंकेक्षक दीवानी दायित्व में हर्जाना उससे तभी हम वसूल कर सकते हैं जबकि वादी के प्रति उसका कर्तव्य था। अंकेक्षक को कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी जब नियुक्त करती है तो अंकेक्षक का कंपनी के प्रति ही कर्तव्य होता है, थर्ड पार्टी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता है।
तो यदि अंकेक्षक लापरवाही या कर्तव्य भंग करता है जिसकी वजह से तीसरे पक्षकार को कोई हानि हुई है, तो अंकेक्षक को हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि तीसरे पक्ष और अंकेक्षक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ली लिबरी एंड डैमेज बनाम गोल्ड का जो केस हुआ था, इसमें निर्णय दिया गया केस में अंकेक्षक तब तक किसी तीसरे पक्ष के प्रति दायी नहीं होगा जब तक कि वो कपट का दोषी ना हो। लापरवाही और कर्तव्य भंग की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है तो वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं दीवानी दायित्व का, अंकेक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। लेकिन कपट अगर अंकेक्षक ने किया है, कपट का दोषी है और तीसरे पक्ष को इस वजह से कोई हानि हुई है, तो फिर अंकेक्षक को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उस पर दीवानी दायित्व फाइल कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको नुकसान हुआ है। लेकिन इसके लिए अंकेक्षक को दोषी आप ठहराने के लिए निम्न बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। क्या? कि अंकेक्षक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अनट्रू है, गलत स्टेटमेंट दिया। और दूसरी बात, वो जानता था अंकेक्षक की ये स्टेटमेंट गलत है और जानबूझ के अनजान बन गया कि ये सही या गलत है, वो अनजान बन गया इस चीज़ को लेकर के। तीसरा, इस कथन का जो अनट्रू स्टेटमेंट दिया उसने, इसका उद्देश्य ये था कि तीसरे पक्षकार, तीसरा पक्ष इसके आधार पर व्यवहार करे। और फाइनली तीसरे पक्षकार ने उसके इस स्टेटमेंट पर विश्वास करके कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे हानि उठानी पड़ी। तो अंकेक्षक ने अगर कोई कपट किया है जिस वजह से तीसरे पक्षकार को कोई हानि हुई है, तो उसके लिए अंकेक्षक पर सिविल सूट या दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, थर्ड पार्टी के प्रति अंकेक्षक सिर्फ मोटे तौर पे एक ही स्थिति में लाइबल होता है, इन केस ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड करके अगर किसी को आपने फंसाया और नुकसान उसका हुआ है तो वो लाइबल होगा। मोरल लाइबिलिटी में यह है कि अंकेक्षक जो होता है वो एक विशेषज्ञ होता है और समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। तो इस कारण अंकेक्षक का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि समाज जिस आशा से उसकी तरफ देखता है कि उसके द्वारा जो लेखे या रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही हैं वो प्रामाणिक हैं, सत्य हैं, तो उसे अपनी प्रतिष्ठा और समाज की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए अपने कार्यों में नैतिक होना चाहिए। नैतिकता अपने पेशे में, अपने कार्य में सम्मिलित करनी चाहिए। तो इस तरह से ये तो बात की मैंने सिविल सूट्स की, सिविल लायबिलिटी। तो सिविल लायबिलिटी के केस दो स्थितियों में बनेंगे, नियोक्ता के प्रति लापरवाही करता है, कर्तव्य भंग करता है और कंपनी विधान के तहत। तीसरे पक्षकार के प्रति सिविल सूट तभी फाइल किया जा सकता है जब अंकेक्षक को कपट के लिए आप दायी मान लें। कुछ बातें हैं कि अनट्रू स्टेटमेंट पर आपने विश्वास किया और जिस वजह से आपको नुकसान हुआ, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरे तरह के जो अपराध होते हैं वो कहलाते हैं सअपराध, क्रिमिनल लायबिलिटी। सअपराध का मतलब यहाँ आपको आर्थिक दंड के साथ साथ सजा भी की जा सकती है, जुर्माना भरने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, धारा 26 का उल्लंघन। ये जो धारा 26 है वो कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में किसी भी ऐसे विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन या प्रबंध में शामिल है। अगर अंकेक्षक का कोई स्टेटमेंट या विवरण इसमें शामिल किया गया है तो उसको 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है और 50,000 कम से कम और अधिक से अधिक 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों उस पर किया जा सकता है। धारा 147 के तहत दायित्व, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 147 सब सेक्शन 2 में कंपनी अंकेक्षक
के धाराएं बता रखी हैं कुछ, उन धाराओं का अगर वो उल्लंघन करता है तो उस पर 25,000 रुपये मिनिमम और 50,000 रुपये अधिकतम जुर्माना हम लगा सकते हैं। इसी तरह से निरीक्षक को सहायता न देना। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार किसी कंपनी के मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी ऑडिटर या इंस्पेक्टर निरीक्षक को अपॉइंट कर देती है, और अंकेक्षक जो है वो निरीक्षक को कोई पुस्तकें, कागज़ या उसके द्वारा पूछे गए जवाब देने से इनकार कर देता है। तो न्यायालय द्वारा अंकेक्षक को एक निश्चित तारीख से पहले वो सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स देने का आदेश दिया जाएगा इंस्पेक्टर को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, और ऐसी स्थिति में उस पर 1 लाख रुपए तक की सज़ा हो सकती है। और जब तक अपराध जारी रहेगा, फर्स्ट दिन को छोड़ दीजिए, इसके बाद 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। खातों में जालसाजी 336 सेक्शन होता है। यदि एक ऐसी कंपनी का अंकेक्षक समापन हो रहा है जिसका किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी की पुस्तकें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनको नष्ट करता है या झूठी गवाही देता है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष की सज़ा, जिसको 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा कम से कम 1 लाख रुपए और अधिक से अधिक 3 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना किया जा सकता है। रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन। अंकेक्षक किसी रिटर्न, रिपोर्ट या सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट या प्रविवरण में कंपनी विधान की आवश्यकता अनुसार कोई बयान देता है और बयान जानबूझकर झूठा देता है, तथा इन प्रपत्रों में किसी भी मटेरियल फैक्ट या सारभूत तथ्य जो है उसको छुपाता है, तो उसे कम से कम 6 माह की सज़ा, जिसको 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा घोटाले में शामिल राशि तक अर्थदंड, जिसे 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मीन्स इस तरह का स्टेटमेंट दे करके उसने कोई घोटाला किया है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख तो है ही है, चाहे तो कोर्ट उसको 3 लाख तक, 3 गुना तक जुर्माना उसको कर सकती है। प्रविवरण में मिथ्या कथन। प्रविवरण में अगर कोई अनट्रू स्टेटमेंट है और अंकेक्षक ने ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए अधिकार दे दिया है, तो सेक्शन 447 के प्रावधान के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। यदि वो प्रमाणित करता है कि प्रविवरण के निर्गमन के आधार पर उसे विश्वास था कि कथन सत्य है, तो वो अपने इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। लेकिन जानबूझकर अगर उसने ऐसा किया है तो उसको सजा दी जा सकती है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में सेक्शन 36 है। यदि कोई अंकेक्षक किसी व्यक्ति को कंपनी के अंश या ऋणपत्र खरीदने, बेचने या अंडर राइट करने के लिए कपटपूर्ण ढंग से उकसाता है, तो उसको 447 सेक्शन जो है उसके अनुसार सजा दी जा सकती है। झूठी गवाही देता है, अगर झूठी गवाही देता है तो 449 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, जिसमें अंकेक्षक शपथपूर्व जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जो 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा आर्थिक दंड के रूप में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों उसको किए जा सकते हैं अगर शपथ पूर्व जांच हो रही थी और उसने वहाँ पर झूठी गवाही दी है। तो इन स्थितियों में उसको मॉनेटरी जो क्षतिपूर्ति है, जुर्माना है, वो तो है ही, साथ ही जेल का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रीफ में देखा है कि कंपनी अंकेक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन अगर सही ढंग से नहीं करता है तो 2 तरह के लायबिलिटी जनरेट होंगी। एक तो सिविल लायबिलिटी होंगी, दूसरी क्रिमिनल। सिविल में जुर्माना मीन्स कैश, पैसा जमा करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है तो जुर्माना नकद के साथ साथ सज़ा का भी प्रावधान होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे किसी नए टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू।